हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आदिपुरुष फिल्म के विरोध में निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री के अलावा सेंसर बोर्ड पर मुकदमा दर्ज करने के लिए कोतवाली अयोध्या में तहरीर दी गई। ये तहरीर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कोतवाली अयोध्या में पहुंचकर दी है, जिसमें हिंदुओं की भावनाओं को आहत किए जाने का शिकायती पत्र में आरोप ला गया है। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि सनातन धर्म को इतना सस्ता समझ लिया गया है कि जो देखो वो देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा है। आदिपुरुष फिल्म के निर्माता, निर्देशक, कलाकार और सेंसर बोर्ड पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए तहरीर दिया है। अगर आदिपुरुष फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो भयावह परिणाम होंगे। वही कहा कि हिंदू संविधान के दायरे में है, लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने के लिए यह फिल्म रिलीज होगी तो हिंदू चुप नहीं बैठेगा। बता दें कि पिछले दिन पहले बाहुबली फेम प्रभास की फिल्म आदिपुरुष का अयोध्या में टीजर रिलीज किया गया था। आज अयोध्या कोतवाली में मैं फिल्म आदिपुरुष के विरोध में यहाँ मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए हमने तहरीर दिया है, क्योंकि फिल्म आदिपुरुष जो बनाई गई है वह सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए एक बड़े षड्यंत्र के तहत बनाई गई है। उसमें आतंकवादियों का हाथ है, उसमें जो है तो पाकिस्तान का हाथ है, और ये उसमें जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो किरदार निभा रहे हैं वो मोछा रखे हुए हैं, जबकि भगवान श्री राम को कहीं भी कि शास्त्र में मोछ रखने का कहीं जिक्र नहीं, वर्णन नहीं है। और दूसरा, हनुमान जी को चमड़े का बेल्ट पहनाया गया है, रावण को जिहादी के रूप में दिखाया जा रहा है। तो यह जो है हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं की भावना आहत की जा रही है, यह देश का माहौल खराब करने का हुआ है। इसलिए सेंसर बोर्ड, मुझे तो हैरानी है कि सेंसर बोर्ड ने स्वीकृति कैसे दे दिया। अन्य धर्म के लिए लोग डरते हैं, उनको पता है कि पहले ही लोगों जो है तो मूड काट ले जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म के विषय में किसी को कोई डर नहीं है। कोई भी जो है तनाव शराब बकता है, हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाता है, और उसके बाद सोचते हैं कि लोग 4 दिन बोलेंगे फिर शांत हो जाएंगे। अच्छा, लोग जो है चूंकि मुगल काल से लेकर के लगातार प्रताड़ित होते रहे, 1000 साल तक तो सनातन धर्म के लोग प्रताड़ित हुए। इसके बाद पूर्ववर्ती जो सरकारें थी वो तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं के ऊपर से जो है तो उल्टा कार्रवाई करती थी। 2014 के बाद देश ने करवट लिया है। अब हिंदू क्या है, जब सनातन धर्म के विरोध में कोई काम करता है या किसी हिंदू बहन बेटी का बलात्कार होता है या किसी हिंदू का मर्डर होता है, तो सनातन धर्म के लोग, हिंदू भाई बहन जागते तो हैं, लेकिन 2-4 दिन हल्ला करके शांत हो जाते हैं। अगर फिल्म आदिपुरुष रिलीज होने से अगर नहीं रोकी गई, रिलीज हो गई, तो मैं गारंटी से बता रहा हूं कि निश्चित रूप से इसके परिणाम बड़े भयावह होंगे। इसको बर्दाश्त हिंदू भाई बहन नहीं करेंगे। इसलिए समय रहते कदम उठाया जाए, इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए। आज फिल्म आदिपुरुष को जो है तो प्रतिबंधित करने के लिए सेंसर बोर्ड और इसके निर्माता, निर्देशक और इसके जो भी कैरेक्टर वो है किरदार निभाने वाले, हमने सबका नाम उसमें दिया है कि सब लोगों के ऊपर दंडात्मक विधिक कार्रवाई की जाए। राम की नगरी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने वाली तमाम योजनाओं को ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। अयोध्या नगर निगम का एक ऐसा मोहल्ला वर्ष 1992 के बाद से लेकर आज तक पेयजल की पाइपलाइन में एक कतरा पानी भी स्थानीय लोगों को अभी तक नहीं मिला है। वहां के स्थानीय लोगों का आरोप है कि अपने ही पैसे से पेयजल के लिए समरसेबल आदि उपकरणों को लगवाकर अपने घरों में इस्तेमाल होने के लिए पानी की व्यवस्था कर डाली। कई चेयरमैन देखे और अब पार्षद के साथ महापौर का कार्यकाल खत्म होने को है, लेकिन इनके नलों की टोटियां आज भी सूखी पड़ी हैं और धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। समस्या है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आरोप है कि लंबे समय से आ रही पेयजल की समस्या को लेकर स्थानीय लोग 1992 से लेकर अब तक अधिकारियों, कर्मचारियों व जिम्मेदारों से शिकायत की, लेकिन समस्या वैसे ही बनी हुए है। बता दें कि अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में स्थित इस मोहल्ले का नाम कोठी घाट है। इस मोहल्ले में 15 से 20 परिवार मुस्लिम समाज के हैं। इस मोहल्ले के ठीक पीछे ऐतिहासिक ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है, जबकि सामने राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण भी नजर आता है। लेकिन बावजूद इसके करीब 30 साल बीतने को है, लेकिन लोगों के नलों में पानी तो नहीं आ रहा है। हर साल इस मोहल्ले के लोग वाटर टैक्स जरूर देते हैं। वही स्थानीय पार्षद रमेश दास ने बताया कि मोहल्ले की समस्या का मामला संज्ञान में आया है। उन्हें जल्द ही अटल अमृत योजना के अंतर्गत उस मोहल्ले में पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। दरअसल रामकोट वार्ड के कोठी घाट मोहल्ले में अब ऐसी पुश्तें भी जन्म ले चुकी है, जिनका कहना है
कि उनको यह भी नहीं पता कि उनके घरों में सरकारी नल जो लगे हैं उसमें कभी एक बूंद पानी आया हो। नहीं भैया, यहाँ से जो है सन 92 से जो है पानी नहीं आया। लगभग 30 साल हो रहा है। हम लोग टैक्स भरते हैं मगर पानी नहीं मिलता। किस चीज़ का टैक्स भर रहे हैं? पानी मिलना चाहिए ना, और हराम का पैसा दे रहे हैं खाली। वाटर टैक्स इतने साल से ये समस्या है, इसकी शिकायत किया किसी से? कई बार शिकायत हुई, कई बार जो है कंप्लेंट किया गया नगर पालिका में, जलकल में किया गया, मगर कोई सुनवाई नहीं। आते हैं सब देख के चले जाते हैं। बस यही बात है, हमको पानी चाहिए। पानी कैसे मिल पाता है? हैंड पाइप है या क्या? एक हैंड पाइप है पूरे मोहल्ले में, उसी से सब पानी लेते हैं। अब बताइए कितना चलेगा वो? वहाँ पानी की व्यवस्था तो मुझको ये जानकारी नहीं था। वहाँ किसी सरदारों ने या किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि वहाँ जल की आवश्यकता है, लेकिन ये तो आज आप हमसे कह रहे हैं कि वहाँ जल की व्यवस्था नहीं है। मैंने कल एक्सचेंज और जेई से बात किया है, उन्होंने कहा कि 2-3 दिन के अंदर में मैं जल हर घर में पहुँचाने का काम करेंगे। इतनी लंबी समस्या रही है, आपको जानकारी? तो ये संज्ञान में मुझको किसी ने दिया नहीं। अगर कहीं एक संज्ञान में देता था अभी तक जल तो उपलब्ध हो ही जाता, लेकिन मैं क्षेत्र में वहाँ जाता भी हूँ तो लेकिन मुझसे किसी ने नहीं कहा महाराज जी हैंड पाइप खराब है। लेकिन इंडिया मार्केट तो मैं ठीक कर देता था, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे घर में जल नहीं है। और कोई अगर मेरे पास आता और कहता तो मैं उसमें भी जल हर घर में जो है अटल अमृत योजना चालू हुआ था, उसको अभी भी शुरुआत है। और 2 दिन के अंदर में घर जल पहुंचाने का काम करेंगे। और एक्सचेंज साहब और जय साहब से बातचीत हो चुका है, ये घर जल देने का 2-3 दिन के अंदर में पूरा करेंगे। मोहल्ला कोटी घाट है। क्या नाम आपका? मोहम्मद अकरम। क्या परेशानी है पानी को लेकर? पानी बचपन में हम लोग के आता था, जब से आज लोग पानी नहीं आया। अब पानी के लिए बहुत दिक्कत है। कब से समस्या चल रही है? ये 92 से। इसकी शिकायत किया आप लोगों ने? कई बार तो वही शिकायत बातें हैं, बस आमाई करते हैं, अगले बार चले जाते हैं, तो दोबारा फिर नहीं आते। पार्षद वगैरह शिकायत की? हाँ, सबसे होगी। वाटर टैक्स भी देते हैं? सब चीज़ देते हैं। अब हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, टैक्स भी जमा करते हैं वो भी बढ़ गया है, लेकिन पानी की कोई समस्या अभी हल नहीं हुई। पानी की समस्या है, बहुत दिन से है। कितने साल हो गए? 92 से नहीं आ रहा पानी यहाँ। तो पानी कैसे इस्तेमाल करते हैं आप लोग? हैंड पाइप चला के भरी थे। कितने हैंड पाइप है मोहल्ले में? एक। तो इसकी शिकायत किया आप लोगों ने पार्षद वगैरह से? कई बार कहा गया भैया, कोई समाज नहीं करते यहाँ। निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज अयोध्या पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी की। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण हो रहा है, राहत कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जहां पर मानव जनधन की क्षति हुई है वहां पर भी मुआवजे दिए जा रहे हैं। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको भी मुआवजा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि आपदा की वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करें। किसानों को जो भी कठिनाइयां हो रही है उसका समाधान किया जाएगा। कृषि विभाग की तरफ से 10 लाख मिनी किट किसानों को दी जा रही है, जिसमें दलहन और तिलहन के बीज दिए जा रहे हैं। 1 एकड़ फसल के लिए कृषि विभाग बीज उपलब्ध करा रही है ताकि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें कंपनसेट किया जा सके। चुनाव निकट भविष्य में होने वाले हैं और उस दृष्टि से आज अयोध्या महापालिका के चुनाव की भारतीय जनता पार्टी की तैयारी की दृष्टि से हम लोग यहाँ पर प्रमुख लोगों के साथ बैठे हैं और हम अपने चुनाव अभियान के लिए जो रणनीति तैयार करनी चाहिए उसके बारे में विचार विमर्श किया है और आगे के कार्यक्रमों को उस हिसाब से जोड़ने का प्रयास किया है। इस आज के इस बैठक में रामसूधर दत्त द्विवेदी जो हमारे जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी रहे हैं। वेद प्रकाश जी जो यहाँ के अग्रवाल जी जो हमारे विधायक हैं, लल्लू सिंह जी और महानगर के अध्यक्ष और जिले नगर के सभी प्रमुख पदाधिकारी इसके बीच में रहे हैं। तो उसका सर्वेक्षण हो रहा है। जहां बाढ़ आई है वहां पर राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 6-7 जनपदों के भीतर
दौरा कर चुके हैं और साथ साथ में वहाँ पर जहाँ पर ज़रूरत है उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर भी हम लोग चला रहे हैं और राहत सामग्री उनको तत्परता से दी जा रही है। जहाँ मानव जनधन की क्षति हुई है उनको भी हम लोग कंपनसेट कर रहे हैं। इसके अलावा जिनके मकान गिर गए हैं उनको भी क्षतिपूर्ति और मवेशियाँ जिनके ख़त्म हुए हैं उनको दी जा रही है। साथ साथ में ये निर्देश दिया है मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को कि आपदा की वजह से, बाढ़ या अतिवृष्टि या सूखा की वजह से यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसका आकलन करें। उनकी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इस काम के लिए तत्पर है और सचेष्ट है और उन्हें जितना संभव हो सकेगा उन कठिनाइयों का समाधान सरकार कराएगी। राज्य की ओर से, कृषि विभाग की ओर से हम लोगों ने लगभग 10 लाख मिनी किट किसानों को देने का फैसला किया है, जिसमें सरसों, राई और तोरिया के बीज हम लोग वितरित कर रहे हैं। इसके अलावा दलहन के बीज भी हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं कि दलहन और तिलहन के माध्यम से यदि वो अपने फसल को लगाते हैं 1 एकड़ के लिए उनको हम बीज उपलब्ध करवा रहे हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया इस पर हम खर्चा कर रहे हैं, इसीलिए कि किसानों को कंपनसेट किया जा सके। धर्मनगरी अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य 2020 प्रारंभ होने के साथ सभी पर्व त्योहार अयोध्या में आयोजित होने वाले उत्सव की परंपरा का स्वरूप भी बदलने लगा है। अयोध्या में पिछले 40 वर्षों से रामायण मेले का आयोजन किया जाता रहा है। बीते 2 दशक से यह मेला भी राजनीति का शिकार गया था, लेकिन अब इस रामायण मेले को पुनः अयोध्या की परंपरा में स्थापित करने के लिए अब नए कलेवर के साथ इस वर्ष 4 दिवसीय आयोजन किया जाएगा, जिसके प्रथम दिवस कार्यक्रम का पोस्टर श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के सामने ट्रस्ट के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सहित अयोध्या के साधु संत व जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अयोध्या मंडल के कमिश्नर नवदीप रिलवा ने कहा कि इस बार 41 मास रामायण मेला 27, 28, 29 और 30 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। आज उसका पोस्टर रिलीज किया गया। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से इस मेले में काफी प्रभाव रहा, लेकिन इस बार इसका कोई असर नहीं है। इस बार यह मेला ऐसा किया जा रहा है कि जिसे बहुत बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए आएंगे। इस मेले को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास विश्वास किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय कलाकार तो आएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही भारत स्तर के अच्छे कलाकारों को भी इसमें आमंत्रित किया जाएगा और बेहतर मेला इस बार होगा। 29-30 नवंबर 4 दिवसीय रामायण मेले का आयोजन हो रहा है। ये 41वां आयोजन है और इस बार इसको बहुत इसका लेवल रेज किया जाएगा और काफ़ी इसमें नई चीज़ें लाई जाएंगी और अधिक से अधिक संख्या में लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे, ऐसी आशा है, क्योंकि पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से व्यवधान पूरे समाज में पड़ा था सभी आयोजनों में, और अब कोविड की स्थिति बहुत सामान्य है, तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत अधिक संख्या में लोग इस रामायण मेले में भाग लेंगे, इसका लाभ उठाएंगे और इसमें हमारे देश के प्रतिष्ठित कलाकारों को भी आमंत्रित करेंगे। स्थानीय कलाकारों को तो अवसर मिलेगा ही और एक बहुत अच्छा मेला यहाँ के लोगों को देखने का मिलेगा। जो अयोध्या से बाहर के रहने वाले हैं उनसे भी हम आह्वान करेंगे कि इस दौरान आप अयोध्या में आके रामायण मेले का लाभ उठाएं। उत्सव एक माहौल होगा, आपको अच्छा लगेगा। धर्मनगरी अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के साथ इस वर्ष का छठे दीपोत्सव को बेहद खास रूप में मनाए जाने की तैयारी है। अयोध्या के सरयू घाट से लेकर सभी प्रमुख मठ मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है, तो वहीं इस बार भी सरयू तट स्थित राम कथा पार्क में भगवान श्री राम, माता जानकी व लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत के बाद राज्याभिषेक का आयोजन किया जाएगा। वहीं अयोध्या के छठे दीपोत्सव पर एक बार फिर रिकॉर्ड बनाए जाएंगे, जिसके लिए 15 लाख दीप जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी व सरयू तट के किनारे तक 37 घाटों पर दीप जलाए जाने के लिए 18,000 वॉलंटियर को तैयार किया गया है। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से दीपोत्सव रामनगरी में मनाया जा रहा है। 23 अक्टूबर को इस बार 6वां दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपोत्सव की सफलता के लिए पूजन कर हमने देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगा है। हमारा दीपोत्सव सर्वश्रेष्ठ से संपन्न हो। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि इस बार 15 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जिसमें 18,000 वॉलंटियर्स दीपोत्सव के दरमियान दीप प्रज्वलित करेंगे। कुलपति ने कहा कि राज्यपाल महोदय ने जन सहभागिता का भी आह्वान किया है।
उसमें भी हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा दीपोत्सव में सहभागिता को लेकर अवध विश्वविद्यालय में लोग अपनी सहभागिता दे सकते हैं, यानी कि दीपोत्सव को लेकर दीपक, तेल बाती और मोमबत्ती दीपोत्सव के लिए अवध विश्वविद्यालय पर दे सकते हैं। साथ ही कुलपति ने कहा कि एक मोबाइल ऐप बनाया है जिसमें दीपों के कार्यक्रम को जनता के माध्यम तक लाइव अपडेट के जरिए पहुंचाया जाएगा, ताकि पूरी देश दुनिया के लोग इससे जुड़ सकें। वहीं रामवल्लभा कुंज के अधिकारी महंत राजकुमार दास ने कहा कि 2022 का दिव्य दीपोत्सव का आगाज हुआ है। दीपक तो अयोध्या में कई वर्षों से होता चला आ रहा है। दीपोत्सव की सफलता और अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को पूरा प्राप्त करें, ऐसी मनोकामना को लेकर पूजन अर्चन किया गया है। महंत राजकुमार दास ने कहा कि दीपोत्सव महज एक त्योहार नहीं, अयोध्या की प्राचीनता और पौराणिक से जुड़ा हुआ एक पर्व है। भगवान राम लला के आगमन पर अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या में दीप जलाए थे। वॉलंटियर्स का सवाल है। हमने ऑलरेडी हमारे जो संवर्ध महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय परिषद है, उसके हमने टीम बना ली है। शिक्षकों की भी समूह बने हुए हैं, टीम्स बने हुए हैं। उस आधार पे हर महाविद्यालय से हमने विद्यार्थी के लिस्ट आ गई है, उनको उनका आई कार्ड बनाया जा रहा है। हर विद्यार्थी का यूनिक आई कार्ड होगा, उस आई कार्ड पे वो एंटर करेगा और उसके बाद उन विद्यार्थियों को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। जो हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, हमारे पहले जो कोर ग्रुप है उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो फिर हमारे निचले ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहा है और इस तरह से उनको ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है कि किस तरह से दीपोत्सव के दिन आपको एक अनुशासनात्मक तरीके से एक दिए गए समय के अंतर्गत हम दीपोत्सव का कार्यक्रम निर्विघ्न और सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। क्या ये ड्रेस कोड भी है? ड्रेस कोड में हमने कैप दिया हुआ है उनको, एक कैप है जिस पे विश्वविद्यालय का लोगो है और साथ में यही एक बेसिक ड्रेस कोड हमने कैप का ही रखा हुआ है, ताकि दिन में धूप भी रहती है, दिन में दिए हुए लगाने होते हैं तो प्रोटेक्शन का काम होगा। और चूंकि फेस्टिव माहौल है, आप देखिए ना, दीपावली के समय एक उल्लास का वातावरण रहता है, तो हम ड्रेस कोड में बांधना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने एक सिर्फ कैप का ड्रेस कोड रखा है। विद्यार्थी अपना उल्लास के साथ आएँ, अपना मनाएं। ऐसा हम घाट कुछ और नए आइडेंटिफाई किए हैं, जिला प्रशासन ने हमें कुछ और नए घाट दिए गए हैं और ये मान के चलिए कि बाकी चीज़ों में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। ऑलरेडी हमारे दीवों की सप्लाई चालू हो चुकी है। मैं ये बताऊं कि 10 लाख से अधिक दिए ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं कि 15 तारीख या 18 तारीख तक हमारे पास सारी सामग्री उपलब्ध हो जाए, ऐसा हम इंश्योर कर रहे हैं, इसलिए ताकि आखिरी समय में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जिला प्रशासन का बहुत सहयोग मिल रहा है, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और एसएसपी साहब, जितने लोग हैं सब लोग, एडीएम, सब लोग बहुत तन्मयता के साथ सहयोग कर रहे हैं और समन्वय के साथ ही काम हो रहा है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इस बार का दीपोत्सव अद्भुत, अद्वितीय होगा। सबसे चैलेंजिंग क्या लग रहा है इस दीपोत्सव? बहुत चुनौती जैसी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों का हमारी टीम को अनुभव है और हर बार हम जो कमियां रह रही हैं, अगली बार हम उस कमियों को सुधारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 5 वर्ष का अनुभव से चुनौतियां हमारी कम हो गई हैं। लेकिन हाँ, आपने ये कहा चुनौती तो ये जरूर हो सकती है, क्योंकि दीपों की संख्या बहुत ज़्यादा है और घाट हमने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। तो हो सकता है कि कई घाटों पे, हालांकि उसका भी प्रबंध जिला प्रशासन कर रहा है कि अगर प्राकृतिक रूप से जोर से हवा चलने लगे या इस तरह की कोई बात हो तो वो एक चुनौती जरूर है, लेकिन वो प्रकृति है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस दिन कम से कम हमारा सहयोग करे। इसी की प्रार्थना हमने किया कि सारे देवी देवता नवग्रह मिल करके इस दीपोत्सव को सफल मनाएं। 2022 का दिव्य भव्य दीपोत्सव जो कि विगत कई वर्षों से होता चला रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा, और हमारे यहाँ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलाचार्य, कुलगुरु माननीय अपने कुलपति जी और जो डीन हैं हमारे प्रोफेसर आचार्य अजय प्रताप सिंह जी, उनके निर्देशन में दीप मालिकाएं सजाई जाए हैं यहाँ पे। और जो हमारे प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदया हैं, कुलाधिपति हैं, उनके निर्देशानुसार ये दीपोत्सव दिव्य और भव्य मनाया जाए। तो अपने ही रिकॉर्ड को जो विगत में बना था उसको ये तोड़े और पूरे विश्व में एक मैसेज जाए सुख शांति समृद्धि का। भगवान श्री राम जी अयोध्या जी आए थे, ये मात्र पटाखेबाजी आतिशबाजी का उत्सव नहीं है, एक पौराणिक आख्यान भी है कि ठाकुर जी के आगमन पर अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या नगरी को दीप मालिका से सजाया था। उसको प्रशासन और शासन अपने व्यवस्थाओं से, और इस बार सबसे बड़ी बात है कि जन सहभागिता सुनिश्चित हुई है। जिनकी इच्छा है वो जा करके वहाँ पर एक कार्यालय खुला है, अपनी तरफ से धूप दीप बत्ती जो भी तेल
अर्पित करना चाह रहे हैं, दीपमालिका सजाने में सहयोग देना चाह रहे हैं, वो लोग अपना सहयोग भी कर रहे हैं। तो ये जन उत्सव हो जाए, ये केवल शासन प्रशासन का उत्सव न रह करके ये एक प्रयास कुलाधिपति महोदया जो अपनी आनंदीबेन पटेल जी हैं उनके द्वारा एक पहल हुई है और उसके तहत सभी लोग जुड़ रहे हैं और दिव्य भव्य उत्सव मनाया जाए, निर्विघ्न संपन्न हो। उसके लिए आज यहाँ माँ भगवती सरयू अम्बा का पूजन हुआ और सभी साधु संत यहाँ उपस्थित हुए, सबके निर्देशन में संचलन हो रहा है। अयोध्या जिले में सरयू नदी उफान पर रही, कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। माझा काजीपुर में बाढ़ चौकी पर एक भी शरणार्थी नहीं, अपने व विद्यालय की छतों पर लिया आश्रय। बाढ़ राहत कैंप के दावे निकले, खोखले बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर बाढ़ चौकी तक लाने का नहीं किया गया प्रयास। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र चौहान ने टांडा से बुलाया स्ट्रीमर, जिससे लोगों को भोजन पहुंचाने से लेकर दवा और अन्य जरूरत की सामान्य बाजार से मंगाने में प्रयोग किया गया। खाने पीने का सामान जुटाने में खासी दिक्कत हो रही है। हालात यह है, जानवरों को लेकर ऊंचे स्थान पर ठिकाना बनाया। प्रशासन मदद के भले ही लाख दावे कर, लेकिन तस्वीरें प्रशासन के दोवों की पोल खोलती नजर आ रही हैं। गांव में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ जैसे लोग धूप में रहें, सारे लोगों के घर में पानी घुस गया है। यहाँ बहुत बुरी स्थिति है क्योंकि किसी का घर बचा नहीं है। जानवरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे ना कोई इंसान के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध है, ना पशु के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध है। यहाँ बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है। मैं अपनी तरफ से एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया हूँ। आज 4 दिनों से मैं अपने यहाँ रखता हूँ। सारे गांव लोगों को दवा की व्यवस्था मैं करा रहा हूँ और हमारे यहाँ भोजन की, देखिए आपके सामने मैं सारे गांव के लिए भोजन की व्यवस्था करा पा रहा हूँ। थोड़ा बहुत रात हो जाए बुलाया हूँ। आज 4 दिनों से मैं अपने यहाँ रखता हूँ। सारे गाँव लोगों को दवा की व्यवस्था मैं बना रहा हूँ यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ भोजन की, देखिए आपके सामने मैं सारे गाँव के लिए भोजन की व्यवस्था करा पा रहा हूँ और स्टीमर पूरे गांव के लिए सहायता चल रही है और भोजन बनवाया जा रहा है। और पल्ली, जैसे हमने पल्ली एसडीएम साहब से और नेपाल से सारे लोगों से बताया कि हमारे यहाँ लगभग 350 पल्ली की ज़रूरत है। अभी तक जो मुझे मिली है, पहले जब इसके पहले बाढ़ एक बार आई थी तो 30 पल्ली, अभी तक जो है मुझे 140 पल्लियाँ मिली हैं। वो मेरे पूरे गांव मैंने वितरण करा दिया। अभी कुछ लोग धूप में हैं, मैंने कल बात किया, उन्होंने कहा पल्ली पहुंचेगी। आज फिर मैंने नेपाल से बात किया, दोनों ने कहा कि पल्ली पहुंचाएंगे। लेकिन पल्ली क्या करेंगे लोग पहुंचाए, जब लोग धूप से बीमार हो जाएंगे, धूप में तड़प रहे हैं, बाद में पल्ली आने से क्या फ़ायदा। प्रशासन का बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे महादेव अब कितने लोग आते जाते हैं, नेपाल आधा घंटा आता, नहीं आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, किसी कोई भरोसा नहीं होता। कह तो रहे हैं लेकिन करने के नाम पे ना कोई विधायक ना कोई सांसद। हाँ, सांसद श्री रितेश पांडे जी आए थे, उन्होंने भरोसा दिया और कुछ अनुदान भी दिया था, 4-5 हज़ार रुपया उन्होंने दिया था। बाकी और किसी का कोई अता पता नहीं है। बाकी वोट लेने तो सारे लोग आते हैं, लेकिन आज इस बुरी स्थिति में ऐसा कोई आदमी नहीं सामने निकल के आया जो काजीपुर की मदद करे और काजीपुर की बेहतर से हालत होती जा रही है। अब पानी थोड़ा घट तो रहा, लेकिन गंदगी इतनी हो रही है, बीमारी का आशंका बढ़ता जा रहा है। अभी इस रूप से कोई मदद नहीं मिल पा रही। यहाँ माझा काजीपुर में क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सुविधाएं सरकारी आप मुहैया करा रहे हैं ग्रामीणों को? यहाँ पे जैसे ग्रामीणों को लिए मतलब जैसे आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था करवा दी गई। लेखपाल साहब हमारे नाव की व्यवस्था करवा दिए हैं और उसके बाद में लोगों को अगर आने मतलब एक चौकी बनाई गई है, अगर लोगों को कोई दिक्कत है वहाँ से आने में तो यहाँ पे आकर के रहें। लेकिन अभी तक यहाँ पे 1-2 लोग आए थे, उसके बाद में वो लोग भी चले गए। उन लोग फिर उसके बाद में लोगों को मतलब खाने मतलब का वितरण किया जा रहा है। नहीं, खाने का वितरण तो प्रधान द्वारा व्यवस्था की नहीं, जा रही है। यहाँ से जो ग्रामीणों ने बताया है वो खाने की व्यवस्था प्रधान जी द्वारा की जा रही है। अभी नहीं, गलत बात नहीं है। अभी हमारे पास मैसेज आया, देख लीजिए कि मतलब जो भी कुछ है अभी शाम को जब यहाँ पे कोई आया नहीं था तो उसके बाद उसके पहले ही जब लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए हमारे लेखपाल साहब हैं, ये खाने का वितरण कर रहे हैं क्रम। हाँ, ये समस्या जैसे कि ये है कि अगर यहाँ पे कोई आएगा, चौकी है तो यहाँ पे कोई आएगा तभी तो उन लोगों की समस्या देखी जाएगी। और बाकी प्रधान तो वहाँ पे नाव लगा दिए हैं अपना आने के लिए लोगों के लिए। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज चैनल। अब आप स्वामी त्रिपुरानंद से
खास बातचीत करते हुए इनसे कुछ सवालों का जवाब लेते हैं। स्वामी जी नमस्कार, शरण स्पर्श। इस समय जो है हमारे फैजाबाद में आप आए हुए हैं। आप पूरे देश में जगह जगह घूमते रहते हैं, प्रवास करते रहते हैं और आप जो है साल में लगभग 3-4 बार अयोध्या आते हैं। हम लोगों से मुलाकात भी होती है आपकी साल में 3-4 बार। आज जो है 3 महीने बाद आप आए हुए हैं, तो आपसे हम कुछ खास बातचीत कर लेते हैं। जो हमारे फैजाबाद में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ की जनता बेहद खुश है। फैजाबाद का विकास हो रहा है और राम मंदिर बनने के बाद फैजाबाद का और अच्छा विकास होगा, फैजाबाद देखने लायक हो जाएगा। तो राम मंदिर के निर्माण के बारे में और फैजाबाद के विकास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे इधर पिछले 1000 वर्षों से भारतवर्ष में बहुत सारी जातियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, लेकिन वो बाद में यहीं की संस्कृति में रच बस गए। लेकिन उसके बाद कालांतर में मुगलों ने आक्रमण किया, बाहर के देशों ने, और लुटेरे के रूप में आए। बाद में यहीं के लोगों को मिला के छद्म रूप से यहाँ के शासक बन बैठे। तो मुगल शासन काल में जो हिंदू सनातन धर्म के प्रतीकों पर आक्रमण हुआ, क्योंकि भगवान श्री राम हम सनातन धर्म प्रेमियों के आराध्य हैं, ईश्वर हैं। तो वैसे तो परमात्मा का मंदिर या मस्जिद कहीं भी हो सकता है, विश्व में कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन जन्मभूमि हर जगह नहीं हो सकती। तो यहाँ पर उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, जो बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध थी। सनातन धर्म प्रेमियों ने पिछले कई 100 सालों से इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी। तदंतर के चीफ जस्टिस ने जो हिंदुओं के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय दिया, ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरे पक्ष को भी उन्होंने संतुष्ट किया। यही अयोध्या, जो फैजाबाद जिले के रूप में पहले जाना जाता था, अब तो वो अयोध्या जिले के नाम से जाना जाता है। यहीं से 20 किलोमीटर दूर पर उनको भी जगह दी गई कि आप भी अपने भव्य मस्जिद का निर्माण कर सके। ये अच्छी बात है। उनकी भी संस्था ने अपने वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है बनने का। और हमारे माननीय मोदी जी और श्रीमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में जो भव्य राम मंदिर उनके देख रेख में ट्रस्ट द्वारा, मंदिर तो ट्रस्ट बना रहा है, लेकिन निरीक्षण उनका है, क्योंकि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है तो अप्रत्यक्ष रूप में उसकी देख रेख मात्रा तो बढ़ ही जाती है, देख रेख तो होती ही है। स्वामी जी, जो तो ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और संभावना यही है कि सन 2024 में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। इससे भगवान अयोध्या तो विश्व के मानचित्र पर पहले भी प्रसिद्ध था, लेकिन उपेक्षा होने के कारण वो महत्व नहीं था। राम मंदिर के निर्माण के बाद अभी से वो विकास परिलक्षित हो रहा है। बहुत ज्यादा अयोध्या जिले का में होगा, भौतिक विकास भी होगा, आध्यात्मिक विकास भी होगा और नैतिक विकास भी होगा। स्वामी जी, जो विगत वर्षों से हमारे अयोध्या में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी दीपोत्सव का प्रोग्राम बनाते हैं और सारे फैजाबाद के लोग जो है वहाँ पर जाते हैं और बहुत अच्छा वहाँ का माहौल, बहुत अच्छा वातावरण, भव्यता एवं दिव्यता का प्रतीक जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे पहले राम जी के जमाने में जैसा दिखाई पड़ती होगी। तो इसके लिए आप जो है सरकार को क्या श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद एक से अच्छे मुख्यमंत्री हुए हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत से लेके, लेकिन माननीय श्री योगी जी जो दीपोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे यहाँ आज़ादी के बाद लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, पत्रकार, प्रशासनिक अधिकारी आदि व्यवस्था में सहयोगी के रूप में तो बहुत सारे वर्ग को दे रही थी,
लेकिन जो अध्यात्म और भौतिकवाद में समन्वय होना चाहिए था, उसमें हम पिछड़ रहे थे। आजादी के बाद पहला ही एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो भव्य दीपोत्सव करके एक आने वाली पीढ़ी में एक संस्कार जागृत किया है कि अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, क्योंकि भगवान श्री राम जब रावण को मार करके अयोध्या आए हैं लंका को जीत के, तो भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम किया गया था। तो धीरे धीरे उसकी उपेक्षाएं होने लगी थी, हम भौतिकवाद की तरफ ज्यादा बढ़ने लगे, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से पिछड़ने लगे, हमारा संस्कार कमजोर पड़ने लगा। तो बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन इतना दिव्य जो ये दीपोत्सव कार्यक्रम है, ये बहुत भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिससे आने वाली पीढ़ी अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक होगी और उनके अंदर उच्च संस्कार विकसित होगा। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम आशा करते हैं वो दीर्घजीवी हों और ऐसे ही वो ऐतिहासिक कार्य करते रहें। हम वासी, नगरवासी या जनपद वासी, जो फैजाबाद का विकास हो रहा है, जो एयरपोर्ट बन रहा है, चारों तरफ 4 लेन सड़कें बन रही हैं, इधर आपका जो है सीता झील बन रहा है, इधर आप गुप्तार घाट जाइए तो जैसे जो है एकदम गुप्तार घाट के किनारे जो है इतनी अच्छी ग्रीन लैंड और दृश्य बन रहे हैं कि अब जो है लग रहा है कि फैजाबाद का आने वाले 2-3 वर्षों में ऐसा विकास होगा कि जो बाहरी लोग यहाँ पे आएंगे या जो यहाँ से 5-10 साल पहले गए होंगे फैजाबाद आएंगे तो भूल जाएंगे कि फैजाबाद यही है, कि हम कहीं दूसरे जगह आ गए हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैजाबाद और अब तो अयोध्या के नाम से जाना जाता है। माननीय श्री योगी जी ने इसका नाम बदल के अयोध्या जिला कर दिया है, लेकिन हम लोगों का स्वभाव बस आदत है तो फैजाबाद मुँह से निकलता है। तो ये भी एक प्रकार की हमारी गुलामी का ही प्रतीक है, क्योंकि ये अवध क्षेत्र, अवध भूमि है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि है और ये राम धाम है जो हमारे आराध्य देव हैं, ईश्वर हम जिन्हें मानते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत दूरदृष्टि और व्यापक लगाव है अयोध्या के प्रति, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जितने उनके देखिए किसी कार्य, उसके पहले भी छोटे मोटे कार्य होते रहे हैं कांग्रेस के शासनकाल में, बसपा में भी थोड़ा बहुत कोई भी मुख्यमंत्री होता है, या माननीय अखिलेश जी भी, उन्होंने भी रामायण मेला आदि के माध्यम से कुछ ना कुछ कार्य किया। लेकिन जितना भव्य और व्यापक सोच जी कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब विकास कार्य में, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हर रूप में, तो ऐसे लगेगा अगर आने वाले 10 वर्षों में तो इस अयोध्या का तो पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। विश्व के मानचित्र पर अयोध्या पहले भी जाना जाता था, विशेषकर सनातन धर्म प्रेमियों में, लेकिन आने वाले 10 वर्षों में तो इसका बहुत भव्य और दिव्य स्वरूप होगा कि आपकी बात ये सही है कि पहचान नहीं पाएंगे कि वही अयोध्या है, फैजाबाद है, कोई और जगह हम पहुंच गए। इसमें हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है इसको आगे बढ़ाने में। स्वामी जी, हमारे योगी जी और केंद्र में मोदी जी, क्या केवल यूपी में विकास दिखाई पड़ रहा है कि पूरे देश में विकास दिखाई पड़ रहा है? देखिए, यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी बोली जाती है। अभी तो सही है, मोदी जी हमारे चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो तो पूरे देश में, पहले हमारे यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, प्रत्येक जिले में 1-2 राज्य हुआ करते थे जिनके वहाँ का राजा कहा जाता था। और ऐसे भारत वर्ष में जो है हजारों तंत्रात्मक प्रणाली में हजारों राजा हुए हैं, और जो बहुत करता था उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी तो चक्रवर्ती सम्राट हैं और योगी जी भी चक्रवर्ती सम्राट है। उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है। इसमें अगर राजतंत्रात्मक दृष्टिकोण से कहा जाए तो 72 प्रदेशों में कितने राजा हुआ करते थे। आज लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो सबसे बड़ी ये है, दोनों व्यक्ति जो है श्री मोदी जी और योगी जी, पहली बार इतना हुआ है
कि देखिए हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, हमारे जो भी प्रधानमंत्री हुए सबकी व्यवस्था में कुछ ना कुछ सबके गुण रहे हैं, जो भी रहे हैं सब महान रहे हैं। पंडित नेहरू जो दार्शनिक थे, लेकिन कभी कभी छवि का बहुत बड़ा ध्यान रखते थे कि मेरी छवि कहीं ना बिगड़ जाए, तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ों को भी वो मान्यता दे देते थे। लेकिन मोदी जी में ये विशेष बात है कि अगर उनको लगता है कि कोई गलत मानने के लिए तैयार नहीं है, चाहे उनकी छवि बिगड़े या बने, बस उनको लगे ये गलत है। और यही स्वभाव माननीय से मुख्यमंत्री जी में है, वो किसी वर्ग के किसी जाति के दोनों विरोधी नहीं है। और उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास। अब ऐसा है भी, जो भी जनहित की योजनाएं सरकार के माध्यम से चल रही हैं, बिना जाति धर्म देश काल को देखते हुए बराबर की चल रही हैं। कहीं भी लोगों को लगता है कि भेदभाव कर रहे हैं हिंदू के प्रति, ज़्यादा सबके प्रति, गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, हमारे मुस्लिम भाइयों के प्रति, सबके प्रति समान नीति है। और ये चाहते हैं अपने अपने धर्म में रह के अपनी अपनी संस्कृति और धर्म का पालन सब करे, और राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर काम करे। कोई किसी की धर्म या संस्कृति पर कुठाराघात ना करे, ये चिंतन इन लोगों का रहता है, दोनों माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का। लेकिन किसी के मतलब समभावी हैं, ये भेदमूलक इनकी नीति नहीं है। स्वामी जी, मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है जी। हम लोग पत्रकार भाई हैं जो गली गली से बिना भय के समाचार एकत्र करते हैं और दिखाते हैं जी। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे, पेपर पढ़ा होगा कि पत्रकारों को मारा गया, पत्रकारों के ऊपर FIR हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है अभी हमारे संगठन ने एक मांग रखी है, पत्रकार सुरक्षा कानून। सरकार से मांग है कि हम पत्रकारों के विषय में सोचें और पत्रकार सुरक्षा कानून और पत्रकारों के विषय में जो पत्रकार के हित के लिए हो कानून लागू करें। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई। क्या ये सही है? देखिए, ये आपकी बात सही है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में पत्रकार जो है एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्योंकि अभिव्यक्ति की अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो शासक और प्रशासक दोनों वर्ग निरंकुश हो सकता है। तो पत्रकार जो है, कहीं कोई कमियां अगर किसी मानवीय भूलें किसी में हो सकती हैं, चाहे वो कोई शासक हो या कोई प्रशासक हो, जिले का, मंडल का या प्रदेश का, तो किसी से गलतियां होती हैं। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में पत्रकार जो है कमजोरियों को उजागर करते हैं। तो कुछ लोग जो पूर्वाग्रह से ग्रसित होके गलत भाव वाले हैं, यथास्थितिवादी हैं, कहीं गलत कार्य कर रहा हो कैसे ही चलता रहे, पत्रकार उसको उजागर न करे, तो उसके ऊपर जो आक्रमण करते हैं ये निंदनीय है और गलत। ये कहना है कि माननीय भारत सरकार की तरफ या जो भी जिसके अधिकार क्षेत्र में आता हो, माननीय मतलब मुख्यमंत्री जी के प्रति पत्रकारों को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी दी जानी चाहिए। आपके लोगों की मांग व्यापक और पूर्ण रूप से सही है, क्योंकि अगर ये स्वयं असुरक्षित रहेंगे तो ये निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी, आपको चरण स्पर्श। मैं विजय श्रीवास्तव, कैमरामैन सौरभ मोदरवाल के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।